हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डी ब्लॉक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। वो कलर कैसे बनाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम से ही क्लियर है, एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होगा। कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड मतलब इसमें बीच में एक मेटल एटम, ये N को हटा सकते हैं या एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए और यहीं पर हम लोग N लिख सकते हैं कि एक जनरल हो गया मेटल कैटायन है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और चारों तरफ से कुछ स्पेसिस के द्वारा घिरा हुआ है। जो चारों तरफ से मेटल को घेरे रखता है उसको लिगैंड्स कहते हैं। लिगैंड क्या होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या एनायन भी हो सकता है या कैटायन भी हो सकता है। मेटल को जो घेरे रखेगा ये जो लिगैंड, जो न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और कैटायन बहुत कम हो सकता है। कैटायन भी हो सकता है, उसका चांस बहुत कम है। अगर 100 लिगैंड देखेंगे तो 2-3 आपको मिल सकता है कैटायन, अदरवाइज सारा न्यूट्रल या एनायनिक होता है। तो उसमें एक मेटल एटम को या आयन को कई मॉलिक्यूल घेरे रखते हैं, कई एनायन या कैटायन घेरे रहते हैं और इसके मिलने से पूरा ये एक जो होगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया, मान लीजिए Mn है तो H2O होल 6 हो गया। इसको Mn को घेरे हुए कौन रह रहा है? 6 वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह से Ni हो गया तो Cn होल 4। इसको निकेल को घेरे हुए है कितना? 4 Cn माइनस आयन, ये एनायन हो गया। तो उसी तरह से Fe है Cn होल 6 और इस पे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये -4। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। यहाँ एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसको ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन घेरे हुए हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता कौन है सबसे ज़्यादा, है ना? तो इसके लिए तो पहले हम लोग कौन बनाता है ये जानने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका रीजन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता क्यों है। जब रीजन हम लोग समझ जाएंगे तो उसी को यूज करेंगे कि वो रीजन कहाँ किस ब्लॉक में ज़्यादा मिलेगा, उस ब्लॉक के कंपाउंड, उस ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनाएंगे। तो वो रीजन क्या है, अब रीजन हम लोग देखते हैं, है ना? तो यहाँ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है? ट्रांजिशन फॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ज़्यादा, माने बहुत बड़ा रेंज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनाने का। कारण क्या है उसका? उसका रीजन है कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ देयर मेटल आयन। जैसे देखिए एक चार्ज डेंसिटी जो होता है, हम लोग चार्ज डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, चार्ज डेंसिटी बराबर ऊपर होता है चार्ज और नीचे क्या होता है? नीचे वॉल्यूम ऑफ आयन होता है, वॉल्यूम ऑफ आयन। तो क्या हो जाएगा?
चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ आयन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम अगर साइज बड़ा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा। अभी हमने बताया ना कि बीच में एक मेटल एटम होता है या आयन, और चारों तरफ से वो घिरे हुए रहता है, किससे, लिगैंड से। तो लिगैंड को जो अपनी तरफ खींचेगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अपनी तरफ खींचने के लिए क्या चाहिए, मेटल में पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए या कम, ज़्यादा चाहिए ना। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा लिगैंड को, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यही है कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ देयर मेटल आयन, क्योंकि साइज छोटा होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही चार्ज टू साइज रेशियो, वही बात है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल। मान लीजिए चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे एल्युमिनियम में भी चार्ज बहुत ज़्यादा है या और भी किसी में चार्ज ज़्यादा है, लेकिन अब ये जो लिगैंड आ रहा है तो लिगैंड भी हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। तो लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रखेगा ना कहीं, लेगा। तो लेने के लिए क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए। तो इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल अगर नहीं होगा तो लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर ले ही नहीं पाएगा, और जब लेगा नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या जरूरी है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल में चार्ज डेंसिटी हाई, साइज छोटा होना चाहिए, और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, जिससे कि वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाए, ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, और सबसे यानी कि मेन इम्पॉर्टेंट ये तो चार्ज डेंसिटी हो गया, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये रूल है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, ये जो होगा कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी हम लोग अगर लेते हैं तो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी। ये जो होगा, ये चार्ज एक्चुअली वहाँ लिखा जाए तो बेहतर होगा, ये चार्ज यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस जगह नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस ब्लॉक के एलिमेंट के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए, कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी उसमें ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, तो ये किसमें होता है सबसे ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसका होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का, तब होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का। सबसे कम होता है किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट का। तो बताइए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, और एस ब्लॉक में सबसे कम होगा कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी। अब सवाल है, एफ ब्लॉक में ज़्यादा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन कम क्यों है, क्योंकि एफ ब्लॉक में एलिमेंट ही कम है ना, उसमें 2 रो है,
दो रो में 14 एलिमेंट, एफ ब्लॉक में तो मात्र 28 एलिमेंट है। 28 में जो लैंथेनाइड के अलावा एक्टिनाइड है पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का तो हम लोग इन जनरल भी स्टडी नहीं करते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है। तो 14 एलिमेंट तो ऐसे ही छट गया। तो इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। और डी ब्लॉक में तो 4 रो है ना, हर रो में 10 एलिमेंट, तो उसमें 40 एलिमेंट है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी ज़्यादा एफ ब्लॉक में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने वाले एलिमेंट ही उसमें कम है। इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस कहाँ के होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अब उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको समझिए ठीक से, ये पहले ये टर्म से आप लोग वाकिफ़ होंगे ही, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े ही होंगे, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी हमने तो लिखा है, लेकिन 3 नहीं और भी ज़्यादा होता है, वो सॉलिड स्टेट में पढ़ना होता है। इसमें ये ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंपाउंड का रिस्पॉन्स क्या है। जैसे एक मैग्नेट हम लोग लेते हैं इस तरह से, और उसका 2 यहाँ पर N और क्या है S, नॉर्थ और साउथ पोल, है ना। इस तरह से जो होता है, और इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा घना होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होता है, रेयर होता है, रेयरिफाइड, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो इसके नज़दीक वाला में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूर में क्या हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या होगा कि अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल है उससे स्ट्रॉन्ग की तरफ आ जाए, तो ये तो दिखता नहीं है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो आपको लगेगा जो दूर में है वो मैग्नेट की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इनफैक्ट जो वीक मैग्नेटिक फील्ड से किधर शिफ्ट करे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट करे, वो पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो हमें बाहर से अपीयर होगा कि अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक होता है डायामैग्नेटिक, DIA, डायामैग्नेटिक, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक क्या होगा, ये रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये रिपेल होगा, मतलब ये यहाँ पर ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक। और अगर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको डायामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जो ये पारामैग्नेटिक का ही स्पेशल केस है। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा लेकिन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये तो वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सट्रीमली पारामैग्नेटिक। ये अभी ये 3 हम लोग जानेंगे। उसका जैसे फेरी मैग्नेटिक होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है ना, 2 और हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 पारामैग्नेटिक मीन्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट टुवर्ड्स मैग्नेट, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट होता है बट एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये इसको समझिए कि पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हम लोग इसको याद ऐसे रख, पास से पारा, पास से पास, जो मैग्नेट के पास आएगा पारामैग्नेटिक, डी से डाया, डी से दूर, जो मैग्नेट से दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। बेसिकली ये 2 है,
ये दोनों ही हैं। और इसके अलावा जो है जैसे फेरोमैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक का ही एक्सट्रीम कंडीशन है कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा किसके तरफ, मैग्नेट के तरफ। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर को, किसी भी कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर को मेजर करते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक बिहेवियर इज मेजर्ड बाय गोई बैलेंस। ये गोइज बैलेंस, गोई है ना, गोइज बैलेंस, ये एक खास तरह का बैलेंस होता है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए इसको समझिए ठीक से, ये बैलेंस है, ये एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ मीटर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तराजू में ये जो है स्टैंडर्ड वेट रखा हुआ है, और यहाँ पर इस जगह एक थैला है जिसमें वो सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ सैंपल रख दिए, तो दोनों मतलब इतना वेट रखे कि दोनों बराबर है। ठीक है, एकदम बैलेंस हो गया, एकदम ये बीच में है, बीचों बीच ये बैलेंस है। ठीक है, अब क्या किए हम, इस जगह पे एक मैग्नेट को लाए, साउथ नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट नाल चुंबक होता है ना, ऐसे हम ले आए, यहाँ रखे। तो अब क्या होगा, ऐसे जो रखे तो यहाँ इसके, तो ये मैग्नेट के पास जैसे रखे, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट की तरफ खींचा जाएगा। तो देखिए ये कहाँ चला गया, नीचे गया, इधर खींचा गया तो ये ऊपर चला गया, तो ये खिसक कर उधर चला जाएगा। तो देखिए पहले था, पहले कहाँ था, ये इस जगह पे था, है ना, पहले इस जगह पे, अब आ गया यहाँ पर, इस जगह आ गया, तो इतना डेविएट हुआ ना, इतना डेविएट हुआ, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इधर नीचे आ गया। इसीलिए यहाँ पर अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ और ज़्यादा वेट डालना पड़ेगा, 2 के जगह 3 डालना पड़ेगा, तो इसका वेट बढ़ गया ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मटेरियल का वेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ जाता है, तो किसका, पैरामैग्नेटिक का, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखिए यहाँ डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेट जैसे लाए वो रिपेल हो गया, ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो ये ऊपर और ये इधर नीचे आ गया, तो यहाँ वेट घट गया। देखिए ये इधर झुक गया, इधर ऊपर चला गया, मतलब वेट घट गया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट मैग्नेटिक फील्ड में घट जाता है, मैग्नेट से रिपेल हो गया। आया समझ में ये? तो ये जो बैलेंस बना हुआ है, इसी बैलेंस को गोई बैलेंस कहते हैं। जो मैग्नेटिक बिहेवियर ये कितना डेविएट कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए इस जगह हम लोग अगर लेते हैं, यहाँ इस जगह 0, तो 0 है बीच में, 0 से ये कितना डेविएट किया, कितना आगे गया, ये डेविएशन डिसाइड करेगा ये कितना पैरामैग्नेटिक है। उसी तरह से यहाँ बीच में इस जगह 0, तो यहाँ से इधर कितना गया, कितना डेविएट हुआ, वही उसका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, उसी से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये गोई बैलेंस हुआ, और इसी से हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए ये पहला वाला क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा बी नंबर क्या था, सैंपल अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक। सैंपल 3 सैंपल रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब ये समझिए फिजिक्स का एक थ्योरी है ना, फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट,
कि फिजिक्स में कोई भी एक चार्ज बॉडी अगर होगा तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, कहीं रखेंगे तो चारों तरफ एक फील्ड होगा जहाँ तक वो अपना असर डाल सकता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। तो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये फिजिक्स का रूल है कि कोई चार्ज बॉडी अगर मूव कर रहा है, उसका मोशन में है, तो वहाँ से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द डेवलप होता है। देयरफॉर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है ना, इसलिए देयरफॉर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, दो तरह का मोशन है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा और एक अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करेगा, बताए थे। जो स्पिन जैसे लट्टू नहीं होता है, नाचता रहता है एक कील के अबाउट, तो वो जो मूव करेगा उसको स्पिन कहेंगे, और जो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करेगा उसको रोटेशन कहेंगे, ऑर्बिटल रोटेशन। तो इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मोशन होता है, एक स्पिनिंग मोशन और एक क्या होता है, ऑर्बिटल रोटेशन। तो ये क्या होता है, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर ये फिजिक्स का थ्योरी है। तो उसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसमें दो तरह के मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। तो एवरी इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज माइक्रोमैग्नेटिक, है ना, माइक्रोमैग्नेट यहाँ पे होना चाहिए, है ना, माइक्रोमैग्नेट, ठीक है। ये हर इलेक्ट्रॉन को एक छोटा सा मैग्नेट, बहुत छोटा होता है ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको माइक्रोमैग्नेट या टाइनी मैग्नेट मानते हैं, हैविंग ए सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ तो तीव्रता होगी, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, उस स्ट्रेंथ का कुछ वैल्यू होगा। तो वही कह रहा है कि हर इलेक्ट्रॉन को एक छोटा मैग्नेट माना जाता है और हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक फिक्स्ड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है, उसका जो स्ट्रेंथ क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, ठीक है। तो है ना, द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इन द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। अब कोई पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हर इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोमैग्नेट है, हर एक का कुछ वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट का, और उस सब्सटेंस का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा उन सब का रिजल्टेंट होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबके मैग्नेटिक मोमेंट का सम जो होगा, जो रिजल्ट होगा, वो उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। आया समझ में? इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब फिजिक्स का थ्योरी कहता है कि कोई भी एक चार्ज बॉडी मूव करेगा तो वो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी तो एटम में मूव ही करता है ना, वो रुका हुआ तो रहता नहीं है, उसमें स्पिन और ऑर्बिटल रोटेशन दोनों तरह का मोशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का एक सर्टेन वैल्यू होगा। और किसी एक मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबके मैग्नेटिक मोमेंट का सम रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। आया समझ में? तो अब यहाँ क्या है, when any substance has paired electron only, the effects of individual electron are mutually compensated, therefore they are not attracted but repelled by the magnet। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हुआ,
ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है ये, तो इसका सर्टेन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। और यहाँ पेयर्ड हो गया, जोड़ा में आ गया, ये जोड़ा में जब भी होता है तो स्पिन तो अपोजिट होता है, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इसके द्वारा होगा, दोनों अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इसके वजह से नेट वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, व्हेन एनी सब्सटेंस हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आर म्यूचुअली कंपेंसेटेड, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंपेंसेट हो जाता है, काउंटर बैलेंस हो जाता है। देयरफॉर दे आर नॉट अट्रैक्टेड, इसलिए उसका कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा नहीं, इसलिए मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं, बल्कि वो अब क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, मतलब एक जगह फिक्स भी नहीं रहेगा, अट्रैक्ट भी नहीं होगा, वो सीधा मैग्नेट से दूर भागेगा। आया समझ में? दूसरी तरफ अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, देखिए, इफ द सब्सटेंस हैज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा, मान लीजिए एक एटम में ऐसे 3 ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन, और ये चीज़ आप जानते ही हैं कि एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक एक करके भरेंगे, सबका स्पिन सेम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे एक एक करके, यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो एक एक करके बढ़ा जाएगा, सबका स्पिन अगर सेम होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कंपेंसेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कंपेंसेट नहीं होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा या इसके कंपेंसेट नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे में जाकर जुड़ जाएगा। सब तो एक ही बात कह रहा है, इसीलिए वो नॉट म्यूचुअली कंपेंसेटेड, कैंसल नहीं होगा, इसलिए उसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में है उससे काउंटर बैलेंस हो जाता है, कंपेंसेट हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए वहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर नहीं रहा है, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, इसलिए ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर कंक्लूजन यही आया, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इसलिए मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो रिपेल होगा। यानी जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया? तो अब उसके बाद हम लोग फिर लेते हैं कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पार्टली। अब देखिए, हमने तो ये बताया था कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन में 2 तरह का मोशन होता है। कौन कौन? एक स्पिन मोशन अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा, और एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल रोटेशन। तो 2 तरह का मूवमेंट होगा, तो 2 तरह का मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पार्टली ड्यू टू, देखिए, पार्टली मतलब कुछ उसके स्पिन के वजह से, स्पिन मोशन, एंड पार्टली ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल रोटेशन, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कुछ उसके स्पिन के वजह से होता है और कुछ ऑर्बिटल मोशन के वजह से होता है। इसीलिए म्यू टोटल यही है, म्यू जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ये इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है यहाँ पर, ये म्यू टोटल, ये किसके किसके बराबर हुआ? म्यू स्पिन प्लस म्यू
ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के वजह से और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के वजह से, दोनों तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उन दोनों का सम होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्पेशली आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन मेंशन है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता है वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके पास लिगेंड्स आएंगे। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी किसका होगा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, क्योंकि उसका साइज छोटा है, चार्ज ज़्यादा होगा और साइज छोटा तो उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का एबिलिटी ज़्यादा आएगा। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाने लगेगा तो बीच में मेटल है और चारों तरफ से लिगैंड आएंगे, तो वो लिगैंड का इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट के वजह से क्या होता है यहाँ पर, फॉर द कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यू ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के वजह से जो योगदान है इज इफेक्टिवली क्वेंच्ड by the electrons of ligand। क्वेंच मतलब जानते हैं? क्वेंच नहीं, प्यास बुझाना, है ना। जैसे आपको हम पानी पिला दिए, आपका प्यास बुझ गया तो आई क्वेंच्ड यू, है ना। भूख मिटाना, प्यास बुझाना, क्वेंच का एक्चुअल मीनिंग होता है प्यास बुझाना। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो भी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ वो लिगैंड का इलेक्ट्रॉन आकर के उस पर जो रिपल्सिव इफेक्ट डालेगा, उस वजह से ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो क्वेंच, वो इफेक्टिवली क्वेंच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड। इसीलिए ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज व्हाट? नेग्लिजिबल, है ना। ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऑर्बिटल मोशन के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा था वो तो ख़त्म हो गया, वो तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंपेंसेट हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आया समझ में? तो इसीलिए बताइए मैग्नेटिक मोमेंट तो फिर बचा किसके लिए? केवल स्पिन के लिए, है ना। तो यही है ना, इसको ठीक है, समझ गए। अब इसको हम लोग इसलिए क्या होता है, म्यू इफेक्टिव यानी कि म्यू टोटल जो था, ये म्यू टोटल जो हम लोग लिए, म्यू टोटल बराबर म्यू इफेक्टिव मान लेंगे, तो अब ये केवल स्पिन वाला होगा ना, क्योंकि ऑर्बिटल वाला तो नेग्लिजिबल हो गया तो उसको हटा देंगे। तो ये लगभग किसके बराबर हो गया? म्यू स्पिन। इसी को कहते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग केवल यही निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। +2 लेवल में उसका कैलकुलेशन नहीं है, आगे कैलकुलेशन तो है ही, लेकिन हम लोग को +2 लेवल में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए वहाँ सिंपली ये बोलकर निकल गए हम लोग कि वो ट्रांजिशन मेटल में जो ऑर्बिटल के वजह से जो होता है वो लिगैंड के द्वारा क्या होता है, लगभग क्वेंच्ड हो जाता है, लगभग ऑलमोस्ट क्वेंच्ड। इसलिए नेट वैल्यू उसको लगभग 0 नेगलेक्ट कर देते हैं सिर्फ स्पिन के वजह से। और इसका फॉर्मूला होता है म्यू, ये स्पिन यानी कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है 4 × S, ये कैपिटल S × S+1 BM। BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, यूनिट है, और S क्या हुआ? टोटल स्पिन। और बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है EH/4πmc। 4πmc। E हो गया चार्ज, H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, 4πm तक तो जानते हैं, M हो गया मास और C हो जाएगा स्पीड ऑफ
लाइट, वहाँ से निकालेंगे और इसका वैल्यू होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24, है ना। ये यहाँ पर क्या एम्पियर ए से और मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू। ये अब यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। एस क्या है, टोटल स्पिन। तो अब इसको समझिए, टोटल स्पिन देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन कितना होता है 1/2, इसका कितना होता है 1/2, इसका भी कितना होता है 1/2। तो देखिए टोटल स्पिन क्या हुआ 1/2 1/2 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 1/2 1/2, कितना हो गया। वो 4 बार जोड़ेंगे तो हाफ ऑफ 1, इधर हाफ ऑफ 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ 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 हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो गया, तो इसलिए कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5/2। तो देखिए हर जगह वही है, ये जो 2 था ये एक्चुअली 4/2 था। यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3/2, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4/2, या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5/2। तो अब बताइए अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा n/2 होगा ना। इसलिए S इज इक्वल टू n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और S टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा n/2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो अब वैल्यू क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि S बराबर कितना था, कि टोटल स्पिन जो S बराबर n/2 था, तो S बराबर n/2, तो S के जगह n/2 लिख दिए, यहाँ n/2 लिख दिए, तो इतना Bm हो गया। अब ये 2 इधर 2 कट जाएगा, तो 2 और n 2n हो गया, 2n, और इसका अगर LCM लीजिएगा तो 2 यहाँ नीचे और n+2 Bm हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा n इंटू n+2 Bm हो जाएगा, n इंटू n+2 Bm। ये हो गया इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर n का वैल्यू 1 हो तो क्या हो जाएगा, n के जगह 1 पुट कीजिए, 1 + 2 3, 3 × 1 3 × 1 3, √3 Bm। तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 आ गया, 1.732। तो ये समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग फिर लेते हैं। अगर n का वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए n का वैल्यू अगर 2, अभी n का वैल्यू जब 1 था तो ये कितना आया 1.732 Bm आया। n का वैल्यू जब 2 लिए तो देखिए कितना आया, n का वैल्यू जब 2 है कितना आया 2, तो यहाँ स्पिन इस जगह इसमें n का वैल्यू जब 1 था तो ये आ गया μs बराबर 1.732 Bm, और n का वैल्यू जब 2 हुआ तो कितना आया μs, देखिए 2 अगर पुट किए तो आ जाएगा 2.828 Bm, और n का वैल्यू हम लोग 3 पुट किए
तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एन प्लस 2, तो 3 + 2 5 इंटू 3 15, 3.87। तो n का वैल्यू अगर 3 है तो म्यू एस हो जाएगा 3.87 bm। तो यहाँ से आपको कुछ ये हम लोग को दिख रहा है कि n का वैल्यू जब 1 है तो म्यू एस 1 पॉइंट के 2, यहाँ पर 2, यहाँ 3, तो पॉइंट के पहले 3। तो ये एक आपको ट्रिक समझ लेना पड़ेगा कि पॉइंट के पहले स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं, पॉइंट के पहले का जो वैल्यू है वही इनफैक्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप 4 पुट करके देख लीजिए। आप अगर n का वैल्यू 4 लेते हैं तो म्यू एस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4 इंटू 4 + 2 हो जाएगा ना, 6 इंटू 4, तो 6 ये 2 और 6 का √6 हो जाएगा। तो या इसको अगर हम लोग √24 ही लेते हैं तो 25 का रूट तो 5 होता है, तो 24 का √5 से कम 4 पॉइंट कुछ होगा, तो आ ही गया ना 4 पॉइंट कुछ, तो पॉइंट के पहले तो 4 आ गया। तो ये रूल है, ये एक ट्रिक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी एटम के का जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे वो कभी भी इंटीजर में नहीं आएगा, हमेशा डेसिमल में आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में। और डेसिमल फ्रैक्शन में आया तो पॉइंट के पहले जो इंटीजर आया दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। है समझ में? तो इसके अलावा अब ये कुछ कंडीशन है इन केस ऑफ, क्या है, आयरन Fe, इन केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 जो है ये थोड़ा सा अलग हटके है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। ये तीनों एलिमेंट है तो डी ब्लॉक का ही, लेकिन इन तीनों के पास एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम लोग जो म्यू एस निकालते हैं ये n इंटू n + 2 इतना bm, तो ये जो फॉर्मूला में n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये म्यू एस, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन तीनों के लिए जितना पुट करेंगे उसके वजह से जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसके वजह से, है ना, जो भी स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो अगर देखेंगे फॉर्मूला से उतना आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसका वैल्यू उससे ज़्यादा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाता है, ज़्यादा। गोई बैलेंस से मापेंगे तो हम थियोरेटिकली तो इस फॉर्मूला से निकाल लिए, और गोई बैलेंस से मेजर किए तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होता है इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है ना। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर अलाइंड पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या कहा जाता है कि मान लीजिए कोई एक मटेरियल है बड़ा सा, तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्ट इस तरह से हम लोग लेते हैं, इसको मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। डोमेन, और सब में ये क्या हो, किसी में इस डायरेक्शन में, किसी में इधर, किसी में इधर, किसी में नीचे, ऐसे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ये इस तरह से, मतलब जैसे तैसे अरेंज रहेगा। जैसे तैसे अरेंज रहेगा, ये मैग्नेटिक डोमेन है। इसके बगल में जैसे ही एक आप
मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाते ही क्या हो जाएगा, ये सारा जो डोमेन है जो जैसे तैसे था सब अपने आप एक डायरेक्शन में आकर खड़ा हो जाएगा। दे विल ऑल बी अलाइंड, और सब एक डायरेक्शन में आने के बाद उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना ऑब्जर्व होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड मोर इफेक्टिवली रिजल्टिंग इन एन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है और स्पिन, वो सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। जैसे ऐसे तितर बितर जैसे तैसे है, जैसे ही नज़दीक लाएंगे सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, और अलाइंड होने के वजह से उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो थियोरेटिकल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। दीज सब्सटेंसेस आर देयरफॉर मच मोर पैरामैग्नेटिक देन अदर सब्सटेंसेस एंड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। आया समझ में? ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि कोई मटेरियल है उसको बहुत छोटा छोटा पार्ट में बांट देते हैं, हर एक छोटा छोटा मैग्नेट हुआ और उसका अपना एक मैग्नेटिक डोमेन होगा, सर्टेन डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो हैफेजर्ड वे में रहता है। लेकिन मैग्नेट के नज़दीक लाते ही सब क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा, और रिजल्टेंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने के वजह से उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है और वो पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो इसका देखिए, एक ये आपके एनसीईआरटी का ये चार्ट है, हम सिर्फ ये दिखाने के लिए, है ना, ये यहाँ पर आयन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, और वहाँ ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। इसको आप देखिए, अगर ये देखेंगे तो, है ना, यहाँ पर क्या है, तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कैलकुलेटेड 0, ऑब्जर्व्ड भी 0। तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए था, कैलकुलेटेड होना चाहिए तो 1.73, 1.75, थोड़ा बहुत का चेंज हुआ। यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2.828 बताए थे कैलकुलेटेड, यहाँ पर कितना आया 2.76, थोड़ा बहुत का अंतर आया। लेकिन आप यहाँ देखिए, इन सब में देखिए, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ 3, 2 आना चाहिए ये, लेकिन देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं है, बहुत ज़्यादा, ये 3.4 होगा, इससे ज़्यादा हो गया। तो इतना बढ़ जाना ये इंडिकेट करता है, इसका बढ़ने का कारण क्या है बताए ना। इसलिए इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो हम लोग इस तरह से फेरोमैग्नेटिक होता है। 3 ऐसे एलिमेंट हैं, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों में स्पेशल मैग्नेटिक बिहेवियर आता है, और ये सबको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, आ गया।